हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे। एंड इस चैप्टर में पेज नंबर 48 तक पढ़ लिया था। ठीक है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा भी रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम आगे पढ़ेंगे। एंड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम हल भी करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर के लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर में बचे हुए टॉपिक को समझ लेते हैं एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था कि कंपनी ने जमींदारों के साथ एक करार किया जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया गया और यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। और आगे चलकर 1794 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त में क्या था कि लगान निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना था, चाहे किसानों का आमदनी बढ़े या फिर घटे, लेकिन लगान में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला था। कंपनी की तरफ से ही निश्चित किया गया था कि किसानों से इतना ही लगान लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसानों को अगर 100 उपज होगा, ठीक है, अगर किसानों का उपज 100 होगा तो उसमें से 45% भाग जो है वो कंपनी को दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कंपनी उससे किसानों से 45% हिस्सा ले लेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसानों को चाहे कितना भी उपज हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कंपनी कितना लेगी, हमेशा 45% ही लेगी। अगर किसानों की आय बढ़ी, उनकी आमदनी बढ़ी, लेकिन फिर भी ये अंग्रेज जो है उनसे 45% ही लगान लेंगे। ठीक है, यानी कि वो उसमें कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन, किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये अस्थायी बंदोबस्त था। और रैयतवारी व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पे आप रैयतवारी व्यवस्था देख सकते हैं। इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया। मतलब अस्थायी बंदोबस्त में क्या था कि ये अंग्रेज जो थे ये जमींदारों के द्वारा किसानों से लगान वसूल करते थे, लेकिन रैयतवारी व्यवस्था में क्या था कि अंग्रेज सीधा किसानों से ही लगान वसूलते थे। ठीक है, अंग्रेज जो थे ये सीधा किसान से ही लगान वसूल करते थे। तो ये रैयतवारी व्यवस्था में ऐसा होता था और ये होता था आपका अस्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त में कर यानी लगान जो है वो निश्चित कर दिया गया था और रैयतवारी में कर जो है वो निश्चित नहीं था। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था में कर निश्चित नहीं था, उसमें भविष्य में बदलाव हो सकता था। उसके बाद है महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था भी रैयतवारी व्यवस्था के ही तरह था। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में जानना है अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महलवारी व्यवस्था, तो इसको आप पिछला वीडियो देखिए। पिछले वीडियो में मैंने पूरे डिटेल से समझाया है कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था क्या होता है। इस वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि नई लगान व्यवस्थाओं का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब ये नए जो कर व्यवस्था बना, जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त बना, रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था, इससे ग्रामीणों के जीवन पर, गांव वाले के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात तो यह है कि अस्थायी बंदोबस्त से लगभग आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्हें तय समय पर लगान जमा नहीं किया था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना संभव नहीं था और किसानों के साथ उनके काफ़ी पुराने संबंध थे। दोनों में भावात्मक स्तर पर एक संबंध बना होता था और इससे फसल खराब होने या अकाल की स्थिति में लगाने के लिए दबाव बनाना असंभव होता था। और आपने यह भी देखा कि नई व्यवस्था में जमीन का मालिक किसानों या जमींदारों को बना दिया गया था और इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। ठीक है, ये जो व्यवस्था बना आपका अस्थायी बंदोबस्त हुआ, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बना और रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, इससे ग्रामीणों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ कि पुराने जो जमींदार लोग थे और जो किसान लोग थे, देखिए जमींदार जो थे, ये जमींदार और ये किसान, तो इनके बीच तो पहले से ही भावात्मक या फिर मतलब एक गांव में रहने वालों के साथ जैसा कि आपस में संबंध होता है, वैसा संबंध इनमें भी था, जमींदारों और किसानों में भी। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों को क्या कहा कि आप जो है किसानों से कर वसूलिए। तो ये जमींदार जो है, जो कि किसानों को पहले से जानते हैं, उनके साथ रहते आए हैं, तो उनके जमींदारों और किसानों के बीच एक भावात्मक संबंध हो गया था। तो इसके चलते ये जमींदार जो है इस किसान से जोर जबरदस्ती करके लगान नहीं वसूल कर सकते थे और इसी कारण से क्या होता था कि अंग्रेज जो है जमींदारों से इनकी जमींदारी छीन लेते थे। ठीक है, क्योंकि ये जमींदार किसानों से जोर जबरदस्ती करके कर वसूल नहीं कर सकते थे, उन पर ज़्यादा दबाव नहीं बना सकते थे, क्योंकि किसानों के साथ ऐसा बहुत बार होता था कि किसी साल फसल अच्छी हुई है, किसी साल नहीं हुई है, तो उसके हिसाब से ये कर वसूलते थे। लेकिन अंग्रेजों को क्या था कि उन्हें फसल हो या ना हो, किसानों को फसल अच्छी हो या ना हो, लेकिन उनको अपना लगान निश्चित समय पर और जितना उन्होंने तय किया है उतना ही चाहिए। तो जमींदार लोग जब किसानों से कर वसूली नहीं कर पाते थे, दबाव बना के, जोर जबरदस्ती करके, तो अंग्रेजों ने जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली।
देखिए यहाँ है, किसानों के साथ उनके काफ़ी पुराने संबंध थे, दोनों में भावात्मक स्तर पर एक संबंध बना होता था और इससे फसल खराब होने या अकाल की स्थिति में लगान के लिए दबाव बनाना असंभव होता था। ठीक है, मतलब ये जमींदार लोग जो थे उनको कहने में नहीं बनता था, किसानों पे दबाव बनाना नहीं बनता था, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से एक ही गांव में रह रहे थे, तो एक तरह से भावनात्मक संबंध बना हुआ था, काफ़ी पुराने संबंध थे, तो इसलिए वो उन पर दबाव नहीं बना सकते थे। ठीक है, और यह भी देखा गया कि नई व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया था और इससे लगान समय पर जमा करने के लिए बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया और इससे गाँव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आ गया और इन लोगों के द्वारा जमीन के एवज में धन दिया जाता था। धीरे धीरे यह समूह गांव में सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि गांव के कई किसान और जमींदार इनसे कर्ज लेते थे और लगान की दर तीनों ही व्यवस्थाओं में काफ़ी ऊंची थी। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो ये जमींदार और किसान थे गाँव में, ठीक है, इन्हें ये दोनों ही लोग आपस में अपना मिलजुल कर काम चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लगान वसूल करने के लिए बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। फिर उस गाँव में आया महाजन। ठीक है, अब ये जो महाजन था, इसी से अब जमींदारों को और किसानों को कर्ज लेना पड़ता था। ठीक है, ये इसी महाजन से किसान और जमींदार जो है वो कर्ज लेते थे और उनकी लगान की दर यानी कर की दर जो है वो इतना ज़्यादा होता था कि जमींदार और किसानों की हालत तो काफ़ी ख़राब थी। किसान कर्ज के तले एक बार इतना दब जाते थे कि उन्हें आत्महत्या भी करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये महाजन लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा दर पर जमींदारों और किसानों को कर्ज देते थे। तो इसीलिए किसान खेती में सुधार के लिए कोई प्रयास पाने में भी असमर्थ हो गए। रैयतवारी और मालवारी में तो किसान खेती में सुधार का प्रयास भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वे ऐसा करेंगे तो अगली बार उन्हें लगान की दर बढ़ा दी जाएगी और अंग्रेज सरकार का तो केवल लगान से मतलब होता था, उन्हें खेती में सुधार की कोई चिंता नहीं रही। और इस तरह तीनों ही व्यवस्था ने गाँवों के किसानों और जमींदारों को एक तरह से बर्बाद कर दिया और मजबूत हुए तो महाजन या नए जमीन के मालिक जिन्होंने पुराने जमींदारों की जगह ले ली थी। ठीक है, मतलब ये जमींदार जो थे और ये किसान जो थे, इन दोनों की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। मतलब अंग्रेजों ने मिलकर महाजन और पुराने नए जो जमींदार आए, उन्होंने इन दोनों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ठीक है, किसान को और पुराने जमींदारों को। देखिए महाजन आया, महाजन क्या करने लगा, महाजन जो है जमींदारों को भी कर देने लगा और ये किसानों को भी कर देने लगा। और ये जो है महाजन ये इतना ज़्यादा ब्याज इतना ज़्यादा रखता था, यानी कर का जो दर है इतना ज़्यादा रखता था कि जमींदार और किसान उसे चुकाने में असमर्थ होते थे। और ये जो पुराने जो जमींदार थे, इसका जगह जो है नए जमींदारों ने ले लिया। ठीक है, नए जमींदार ने पुराने जमींदारों का जगह ले लिया। और ये जगह देने वाला कौन था? अंग्रेजों ने ये सारा चीज़ किया। उन्होंने ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, रैयतवारी व्यवस्था की और मालवाड़ी व्यवस्था भी उन्होंने की। ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक तरह से किसानों और जमींदारों को बर्बाद कर दिया था। 1857 का दक्कन विद्रोह। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला के 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया और इन क्षेत्रों में रैयतवारी प्रणाली लागू की। यहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण परेशान थे। समय पर लगान चुकाने के लिए वे महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर पैसा लेते थे और इस तरह से वे चंगुल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे। और इस विद्रोह में किसानों ने महाजनों को अपना निशाना बनाया। महाजनों और ये अंग्रेजों का और नए जमींदारों का एक तरह से ये चाल था कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको ऊंचे ब्याज पर कर्ज दो और फिर इस तरह से जितना ऊंचा ब्याज दर इतना ज़्यादा होता था कर का कि वो गरीब लोग और किसान लोग जो है उन्हें नहीं चुका पाते थे, उन्हें पूरी ज़िंदगी उस कर्ज को चुकाने में लग जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं लोगों ने 1875 में दक्कन में विद्रोह किया। देखिए उनके खिलाफ अहिंसक तरीके से अपना विरोध शुरू किया और महाजनों का सामाजिक बहिष्कार हुआ और उनके घरों पर हमला करके उनकी लाल बही यानी उनके दस्तावेज, बही मतलब होता है दस्तावेज, तो उनकी दस्तावेज को लूटा गया और इसे सामूहिक रूप से जलाया गया। और दरअसल उसी बही में ही किसानों के दिए गए धन और उनका ब्याज का पूरा हिसाब होता था और इसीलिए किसानों ने उसे जलाया और इस तरह के महाजन के चंगुल से उनके मुक्त हो जाने को सूचित कर रहा था। और धीरे धीरे महाजनों ने उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाना ही बेहतर समझा और इस तरह यह विद्रोह महाजनों के शोषण के विरुद्ध किया जाने वाला अहिंसक संघर्ष के रूप में जाना गया। मतलब इस विद्रोह में जो है 1875 में जो ये दक्कन का विद्रोह हुआ, इसमें कोई भी हिंसा नहीं किया गया। इसमें ये जो महाजन था, ठीक है, महाजन जो कि जमींदारों और किसानों को कर्ज देता था। ठीक है, तो महाजन के पास एक ऐसा दस्तावेज या फिर डायरी बोल सकते हैं जिसमें कि मतलब वो डायरी जो है वो लाल कलर की डायरी थी और उसमें वो जो भी जिसको भी कर्ज देता था, किसानों को या फिर जमींदारों को, तो सबका हिसाब जो है वो उसी डायरी में रखता था। ठीक है, तो महाजनों का ये जो लाल बही खाता था, ठीक है, एक तरह से ये डायरी था, इसी को क्या किया किसानों ने जला दिया। ठीक है, क्योंकि इसी में सबका मतलब जो महाजनों ने जिसको भी कर्ज दिया था सबका हिसाब इसी डायरी में रखा हुआ था और इसी डायरी को किसानों ने जला दिया। ठीक है,
हम जला दिया तो वो जो महाजन जो है वो तो उनसे कर्ज ले नहीं सकते, क्योंकि सारा हिसाब किताब उसी में था। तो उसमें क्या हुआ, इस विद्रोह में 1875 का जो दक्कन विद्रोह था, इसमें सिर्फ किसानों ने डायरी को जलाया, लोगों पे कोई हिंसा नहीं किया, किसी की जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। तो इसीलिए इसको एक अहिंसक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसीलिए 1875 के दक्कन विद्रोह को अहिंसक विद्रोह के अहिंसक संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन। यहाँ पे बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन। नई लगान व्यवस्था के साथ साथ अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग तरह की फसलों के उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया। ये आम खाद्य फसलों से अलग थी, जिनसे कारखानों में दूसरी वस्तुएं तैयार की जाती थी। उदाहरण के लिए बंगाल में किसानों को पटसन, जूट, पटसन मतलब इसी को कहा जाता है जूट को, और असम में चाय, बिहार में नील और शोरा और अफीम, मध्य व पश्चिम भारत में कपास इत्यादि फसलों का उत्पादन करने को कहा। और इन फसलों का किसानों या गाँव के लोगों के लिए कोई विशेष इस्तेमाल नहीं था, मगर बाजार में इनकी कीमत ज़्यादा होती थी और किसान इसे बेचकर नगद पैसे प्राप्त कर सकते थे, इसलिए इन्हें नकदी फसल भी कहा जाता था। देखिए यहाँ पे साफ साफ इसमें लिखा गया है, साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने अपने ज़रूरत के हिसाब से किसानों को इस तरह का फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ये बंगाल के किसानों को बोला कि आप जो है ये पटसन और चाय, बंगाल के किसानों को पटसन उगाने के लिए कहा, असम के किसानों को चाय उगाने के लिए, और बिहार के किसानों को क्या कहा कि आप नील उगाइए। ठीक है, और शोरा और अफीम, और मध्य व पश्चिम भारत में कपास उगाने के लिए कहा। और ये सारा चीज़ जो था ये गांव के लोगों का कोई विशेष इस्तेमाल इसका नहीं हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो लोग व्यापार करते थे, ये सारा सामान वो लोग बाहर भेजकर खूब मुनाफा कमाते थे। इसीलिए उन्होंने भारत के किसानों से कहा कि आप लोग ये सब उगाइए। ठीक है, कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ वो अपने मतलब कि वो सिर्फ अपना हित चाहते थे, उन्हें किसानों से, गरीब लोगों से, गाँव के लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं था, चाहे उन्हें कोई फ़ायदा हो या ना हो, चाहे उन्हें कोई नुकसान ही क्यों ना हो ये सारे फसल उगाने से, लेकिन उनको इन सब फसलों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने किसानों को ये सारी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये सारे फसल जो थे बाजार में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और किसान इसे बेचकर नगद पैसे प्राप्त कर सकते थे, तो इसीलिए इसको नगदी फसल कहा जाता था। ठीक है, और कंपनी को इन फसलों की आवश्यकता अपने देश के कारखानों में कच्चे माल के रूप में थी, और कुछ अन्य फसलों को वे दुनिया के अलग देशों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे। तो इन्हीं वजह से ये कंपनी के जो अधिकारी लोग थे, इसीलिए उन्होंने किसानों को ये सारी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनको ये आवश्यकता थी, अपने देश के कारखानों के कच्चे माल के रूप में उन्हें आवश्यकता थी, और कुछ फसलों को वो क्या करते थे, दुनिया के अलग देशों में बेचकर वो अच्छा मुनाफा, अच्छा लाभ कमाते थे। सभी तरह के नकदी फसलों में अंग्रेजों का ज़्यादा जोर नील के उत्पादन पर था, जो कहाँ पे उगता था, बिहार के किसान नील का उत्पादन करते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कहा था कि बिहार के जो किसान है वो नील का उत्पादन करेंगे। बहुत पहले से ही समूचे यूरोप में कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील की मांग थी, और इसके व्यापार में लगे अंग्रेज व्यापारियों को इससे काफ़ी मुनाफा होता था, इसलिए वे किसानों को अग्रिम धन देकर सहायता भी करते थे। और आगे चलकर जब वे शासक बन गए तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को डराना, धमकाना और लोभ लालच देना भी शुरू किया। नील की खेती करने से अंग्रेज किसानों को नुकसान होता था। जिस जमीन पर किसान जो है नील की खेती करते थे, उस जमीन पर क्या होता था, उसकी उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी, क्योंकि नील का जो जड़ होता है, मतलब नील जैसे कि यहाँ पे एक पौधा है नील का, ठीक है, उसका जो जड़ है वो इतना गहरा होता था कि वो मिट्टी से सारी उर्वरक क्षमता उसका ले लेता था। तो एक बार अगर जिस जमीन पर नील का खेती हो गया, उस जमीन पर कोई और फसल होता ही नहीं था, इसलिए किसान जो है हर साल नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें डराना धमकाना शुरू किया। ठीक है, जब अंग्रेज शासक बन गए भारत के, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों किसानों को डराना धमकाना शुरू किया, उनको लोभ लालच देना शुरू किया ताकि वो नील का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें। कई अंग्रेज अधिकारियों एवं व्यापारियों ने तो स्वयं ही जमींदारों से जमीन पट्टे पर लेकर उन्हें मजदूरों से नील की खेती करवाना शुरू किया। तो कोई कोई अंग्रेज अधिकारी ऐसे थे कि जिन्होंने क्या किया, व्यापारियों से उन्होंने या फिर स्वयं ही जमींदारों से उन्होंने जमीन पट्टे पर लिया और उस पर मजदूरों के द्वारा नील की खेती करवाना शुरू किया। देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको मालूम ना हो कि नकदी फसल क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नकदी फसल एक ऐसा कृषि उत्पाद होता है जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता है, जैसे कि गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। तो नील की सबसे ज़्यादा मांग थी। ठीक है, भारत में जो नील होता था, नील का उपयोग होता था कपड़ों को रंगने के लिए, तो नील का काफ़ी ज़्यादा मांग कहाँ पे था, यूरोप में था। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि नील की खेती की समस्याएं क्या क्या थी, मतलब नील की खेती करने में किसानों को क्या क्या समस्याएं होती थी।
देखिए, नील की खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं थी, मगर उन्हें अपनी जमीन को के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी और इसके लिए उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा बाध्य किया जाता था। किसानों की प्राथमिकता हमेशा से खाद्य फसलों का उत्पादन होता था। इससे न केवल उस साल के लिए अनाज मिलता था, बल्कि बुरे दिनों के लिए वे उसमें से कुछ बचाकर भी रख लेते थे। और नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी और अंग्रेज बगान मालिक किसानों से जबरन हल बैल लेकर पहले अपने नील की बुआई करवाते थे और इससे धान के फसल में देरी हो जाती थी। और इसके अलावा जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल काटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। ठीक है, इसीलिए किसान जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती भी तभी होती थी जब धान की खेती होती थी। ठीक है, जब नील का उत्पादन कब होता था? धान के टाइम पे। तो जब नील का उत्पादन जिस जमीन में किसान करते थे उस साल, फिर उस जमीन में वो धान का उत्पादन नहीं उपजा सकते थे। ठीक है, फिर नील की बुआई करने में ही धान की बुआई का टाइम चला जाता था। इसीलिए किसान जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा ही नहीं था। धान की खेती अगर वो करते थे, धान से क्या होता था? चावल मिलता था, तो इससे उन्हें खाने के लिए भी मिलता था और बुरे समय में वे अनाज को बचाकर भी रख लेते थे। लेकिन नील का तो कोई ये तो खास सामग्री नहीं था, इसलिए वे नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे। लेकिन जोर जबरदस्ती से अंग्रेज जो है किसानों से नील का उत्पादन करवाते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे? बगान मालिक और किसानों को हल बैल लेकर वो अपनी नील की बुआई करवाते थे खेतों में और इससे धान की फसल में देरी हो जाती थी। और इसके अलावा जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल काटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी और इस सब का असर होता था कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब कभी भी सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले से रखा अनाज नहीं होता था और ऐसे में वे या तो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे। तो ये सारा चीज़ किसकी वजह से हो रहा था? ये सारा चीज़ अंग्रेजों की वजह से हो रहा था। अंग्रेज जबरदस्ती से नील की खेती उनकी ज़मीन पर करवाते थे। अगर वो नील की खेती नहीं करवाते तो वो अपना अनाज उपजाकर वो बुरे टाइम के लिए भी रख सकते थे और खा भी सकते थे। लेकिन नील की खेती होने की वजह से फसलों का उत्पादन कम होता था, जिससे किसानों को बाद में आगे चलकर दिक्कत होती थी। नील दर्पण, नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी उसे उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बंगाल का एक नाटक है नील दर्पण। तो इस पुस्तक के लेखक दीन बंधु मित्र थे। देखिए यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दीन बंधु मित्र, ये नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। ठीक है, और यह किताब जो है ये 1860 ईस्वी में लिखी गई। यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम की छपी थी ताकि अंग्रेजों के गुस्से को उन्हें झेलना नहीं पड़े और इसमें उसकी खराब नीति का बखान किया गया था। और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया और इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप में सामने आई। एक नील किसान गुलुक चौधरी ये नाटक का पात्र था। ये जो नील दर्पण है ये एक नाटक है और उसी नाटक का पात्र था गुलुक चौधरी। अपने साथी किसान से कहता है, मैं अब नील की खेती नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, भीख मांग कर खा लूंगा। अगर सरकार ने ज़्यादा तंग किया तो गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो एक नाटक के बारे में दिया गया है नील दर्पण, जिसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। इसको कब लिखा गया था? 1860 में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे नील किसानों ने जो विद्रोह किया, विद्रोह उन्होंने क्यों किया था? आपने जो पहले टॉपिक पढ़ा उससे समझ में तो आ ही गया होगा कि नील किसानों ने विद्रोह क्यों किया होगा। तो ये विद्रोह कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो किसान तो पहले से ही परेशान थे नील की खेती को लेकर। उन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था और धान के टाइम पे नील की खेती होती थी, उससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती थी, इसलिए वो नील की खेती अपनी ज़मीन पर नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों के दबाव में आकर वो नील का खेती करते थे। देखिए बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर करवाई जा रही थी और इससे वहाँ के किसान बहुत दुखी थे और बार बार पड़ने वाले अकाल व भुखमरी से परेशान किसानों ने विद्रोह किया। वे नील की खेती करने से मना करने लगे। साथ ही उन्होंने बगान मालिकों को लगान चुकाना भी बंद कर दिया और औरतों ने पुरुषों के साथ मिलकर नील की फैक्ट्रियों पर जहाँ नील बनाया जाता था पर हमला बोल दिया। नील की फैक्ट्री पर उन्होंने हमला बोल दिया और इस संघर्ष में भारतीय जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। वे अपने क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, बंगाल के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अखबारों और अन्य पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर इसका भरपूर समर्थन किया गया। इन लेखों ने अंग्रेजी सरकार को नील की खेती की समस्या से परिचित करवाया और नील दर्पण के उदाहरण आपके सामने हैं। नील दर्पण के बारे में हमने पढ़ा, वो एक नाटक का वो जो किताब था जिसका लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अखबारों में अंग्रेजी बगान मालिकों के जोर जबरदस्ती एवं किसानों पर किए गए अत्याचार के विषय में खूब लिखा गया और इस विद्रोह की एक खास बात यह रही कि सरकार ने इसे दबाने का प्रयास नहीं किया
और धीरे धीरे बंगाल के कुछ इलाकों से इसकी खेती पूर्णतः समाप्त हो गई। तो इस विद्रोह के कारण क्या हुआ, बंगाल के कुछ इलाकों से नील की खेती पूरी तरह से समाप्त हो गई, वहाँ लोग नील की खेती करना बंद कर दिए। ठीक है, बिहार में नील की खेती का मुख्य रूप से उत्तर बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में की जाती थी। ये चंपारण विद्रोह, ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। चंपारण विद्रोह जो हुआ था, जो कि गांधी जी ने किया था, ये भी नील की खेती की वजह से ही हुआ था। तो यहाँ अंग्रेज बगान मालिकों ने कुछ बड़े जमींदारों से जमीन पट्टे पर प्राप्त की और नील की खेती शुरू करवाई, और जमींदारों ने भी अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए खुशी से अपनी जमीन अंग्रेजों को दे दी। और इन दो क्षेत्रों के अलावा भागलपुर और शाहाबाद क्षेत्र में नील की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई। और नील के अलावा अंग्रेजों ने इसी इलाकों में अफीम, पटसन और शोरा नामक नकदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर शुरू करवाया। और वर्तमान गया जिले अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। तो गया में अफीम उत्पादन बंगाल के प्रांत में प्रथम स्थान पर था, मतलब वहां पर अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नील के उत्पादन कैसे होता था, इसका चित्र यहाँ पर ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम स्पिन्स का चित्र वर्णन किया गया है कि नील का उत्पादन कैसे करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज बताया गया इस चित्र के थ्रू कि नील का उत्पादन कैसे होता था। ठीक है, वे बताया गया कि नील का उत्पादन कैसे होता था। देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो औरतें हैं, ये जो यहाँ पे औरतें हैं, ये क्या कर रही है, नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर ले जाती थी। ठीक है, फिर हौद में एक आदमी होता था, उसको उस घोल को हिलाता था। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप वाइज में नील तैयार होता था और इसको बिक्री के लिए फिर तैयार किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नील को बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा है। नील की बिक्री के लिए ये आखिरी अवस्था था। ठीक है, और यहाँ से नील जो है अंग्रेजों को भेजा जाता था। अब इसका लास्ट पेज है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एंड देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिहार में नील की खेती दो तरीके से की जाती थी। कौन कौन से तरीके थे, जिरात और असामी बार। ठीक है, जिरात में सीधी अपनी देखरेख में अंग्रेज बगान मालिक मजदूरों से खेती करवाते थे, और असामी बार में बगान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। और कुछ रैयतों को तो अंग्रेजों ने नील की खेती पर आरक्षित तक कर लिया था, और अंग्रेज उन्हें बस खेती के खर्च देते थे। कृषि कार्य में लगने वाले श्रम के बदले उन्हें काफ़ी कम मजदूरी भी दी जाती थी। और 3 कट्ठिया प्रणाली इसी के अंतर्गत चंपारण में प्रचलित किया गया था, और इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन में 3 कट्ठे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। मान लीजिए कि 1 बीघा जमीन है। ठीक है, 1 बीघा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठे पर सिर्फ और सिर्फ नील की खेती की जाती थी। ठीक है, ऐसा अंग्रेज करवाते थे। अगर 1 बीघा जमीन है तो उस पर 3 कट्ठे पर नील की खेती की जाती थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 3 कट्ठे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया था। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो चंपारण विद्रोह है जो कि गांधी जी ने शुरू किया था, ये भी नील की खेती की वजह से ही हुआ था। इसके विषय में आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। और इन दोनों प्रकार की खेती में किसान शोषित होते थे, सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का ही होता था। और नई भू राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य निर्माण की दिशा में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी, और इसने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन व्यवस्थाओं ने भारत के परंपरागत भूमिपतियों तथा आम किसानों दोनों में कई तरह के असंतोष को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति उन लोगों के द्वारा समय समय पर किए गए विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले तो भू राजस्व व्यवस्था ही शुरू किया। धीरे धीरे वो गाँवों में जो सबसे ज़्यादा संपन्न जगह था, जैसे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन जगहों पर उन्होंने भू राजस्व प्रणाली स्थापित की। ठीक है, और धीरे धीरे उसी को पूरे भारत में फैलाई। और उसी के असंतोष के कारण ग्रामीणों ने, वहाँ के लोगों ने समय समय पर विद्रोह भी किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड इसके बाद अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अभ्यास के प्रश्न है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क, अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट है अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन था। ऑप्शन है जमींदार, व्यापारी, किसान या राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था, राजा होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। इसका ऑप्शन है किसान, जमींदार, गांव या व्यापारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसानों को माना गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो डायरेक्ट किसानों से ही कर वसूलते थे।
ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, पहले अंग्रेज जो है ये जमींदारों को इन्होंने कह दिया था कि किसानों से कर वसूलना, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज सीधा किसानों से ही कर वसूलते थे। तो यहाँ पे जमीन का मालिक कौन हुआ, जमीन का मालिक किसान हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, या किसानों का समर्थन प्राप्त करना। तो आंसर हो जाएगा अपनी आय बढ़ाना। अंग्रेज लोग क्या करना चाहते थे, वो भूमि व्यवस्थाओं के द्वारा वो अपनी आय को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत में अलग अलग भूमि व्यवस्था का निर्माण किया, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी आय बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। पहला है महलवाड़ी, नील दर्पण, नकदी फसल, अस्थाई भूमि व्यवस्था, और इधर है आपका 1793 बिहार, दीनबंधु मित्र और पंजाब। तो अगर इसमें से अगर आपको 1-2 चीज़ें भी इसमें पता है इन सब में, तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, हमने पढ़ा था कि अस्थाई भूमि व्यवस्था यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कब लागू हुआ था, वो 1793 में लागू हुआ था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया। अस्थाई भूमि व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त ये 1793 में लागू हुआ था, और इसको लागू किसने किया था, उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये घ का हो जाएगा क। फिर ये नगदी फसल का हो जाएगा ये बिहार। और नील दर्पण किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने। महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब में। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो गया। क का हो जाएगा घ, यानी कि महलवाड़ी का हो जाएगा पंजाब। ख यानी नील दर्पण का हो जाएगा ग, दीनबंधु मित्र। और ये जो नगदी फसल है, नगदी फसल का हो जाएगा यानी ग का हो जाएगा आपका ग का हो जाएगा ख, बिहार। और अस्थाई भूमि व्यवस्था यानी घ का हो जाएगा क। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर मिला सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए एक एक करके हम इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये पूरा आंसर है आपका, और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। एंड इसको पढ़ के बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर में आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझा दिया है। तो उसी चैप्टर से मैंने ये आंसर्स लिखे हुए हैं, तो इस आंसर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा, एंड आज के वीडियो में भी मैंने आपको अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताया। सारा चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है, तो उसी से मैंने ये आंसर लिखा है। ये पूरा का पूरा आंसर आपके उसी चैप्टर से है, एंड सेम टू सेम लाइन आप देख सकते हैं कि बुक में इसी तरह से दिया गया है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आंसर में। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए एंड बाद में आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं, अपने शब्दों में बताएं। मतलब अंग्रेजी सरकार जो है बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में बदलाव कर रहे थे, आप किस रूप में देखते हैं, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा डिफरेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये बुक के अकॉर्डिंग, जैसे कि बुक में दिया गया था वैसे ही इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नंबर 4 में है, अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, आज जहाँ सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकार कर्मचारी व अधिकारी इस काम के लिए लगे होते हैं, वही अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व में तब किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा हड़प लेती थी, और भूमि राजस्व की वसूली का काम जमींदार और उसके कारिंदे करते थे, और कहीं यह काम कोई बड़ा किसान या परिवार करता था, और कहीं कंपनी के लोग स्वयं यह काम करते थे, पर उनका मकसद अधिक से अधिक शोषण करना होता था। किसका शोषण? किसानों का शोषण। ठीक है, लेकिन आज की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में सरकार जो वो किसानों को काफ़ी छूट देते हैं, काफ़ी कम, उनसे टैक्स भी बहुत कम वसूलते हैं। ठीक है, मतलब पहले की किसानों की तरह नहीं है, चाहे किसान भूखे मरे या कुछ भी हो, लेकिन अंग्रेजों को सिर्फ अपने लाभ से मतलब था, वो सिर्फ किसानों का शोषण करना जानते थे और कुछ नहीं। पर आज की व्यवस्था में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है, नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ।
तो ये आपका सेम टू सेम ये बुक वाला ही है, तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जो भी बुक में दिया गया था उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर उसी तरह से जैसे आप बुक में है, अगर बुक को ही आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी से आप सारा आंसर निकाल सकते हैं। उसी से मैंने ये सारा आंसर लिखा है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। अब इसको तो हमने इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ा है कि नील की खेती की प्रमुख समस्याएं क्या थी, किसान खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, अपने ज़मीन पर वो नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील जो है, नील का पौधा उत्पादन करने से वो ज़मीन का उर्वरक क्षमता बहुत कम हो जाता था, मतलब ना के बराबर होती थी, जिससे हम उस पर कोई फसल दोबारा नहीं उपजा सकते थे। इसीलिए किसान लोग नील की खेती वो अपनी ज़मीन पर नहीं करना चाहते थे, और भी कई सारे कारण थे। तो इसमें यहाँ पे क्या किया, डिटेल में लिख दिया है जो भी आपके बुक में दिया गया था, जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। इन सभी के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे एंड सबको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको ये एग्जाम में काम भी आने वाला है। एंड नेक्स्ट आपका है आइए करके देखें। ये एक एक्टिविटी की तरह है, ठीक है। तो इसको ये आपके एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, और इसको आप लोग खुद से भी करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी राज के समय उत्पादित फसलों में कौन कौन आज भी उत्पादित होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने से करके देखिएगा। मतलब अंग्रेजों के समय में जिस फसलों का उत्पादन होता था उनमें से कौन कौन सी फसलें आज भी उपजाई जाती है, उन फसलों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। और खेती करने के तौर तरीकों में पहले की अपेक्षा आज किस तरह का बदलाव आया है, तो ये सारा चीज़ आप अपने से करके देखिएगा। एंड ये एक एक्टिविटी है जो कि बच्चों को खुद से ही करना होता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।